Hello guys, welcome back to Maths with Pon Verma. As you all know that we are discussing SSC GD previous year paper. तो ये 12वां सेट है, 12 नंबर सेट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आप सब, मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, राइट। तो अभी तक मैंने 11 सेट डिस्कस कर रखा है जो भी प्रीवियस ईयर में आई थी। वैसे तो प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो लगभग 76 टोटल सेट होते हैं। तो 76 सेट डिस्कस करने मतलब बहुत 3 महीने का टाइम लगभग जाएगा, 3.5 महीने का टाइम, राइट। और मैं डेली एक एक शिफ्ट डाल रहा हूँ, तो देखते हैं कहाँ तक हो सकता है। डेली एक एक शिफ्ट मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो डेली एक एक शिफ्ट आपके लिए दे रहा हूँ जिसमें आपके 20 सवाल होते हैं। और 12वां शिफ्ट है, मतलब 20 सवाल करके अगर 12 टोटल अगर देखा जाए तो 240 क्वेश्चंस ही हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है, जितने भी आपने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के वीडियोस देखे होंगे। तो देखते हैं कहाँ तक डिस्कशन हो सकती है। सारे सेट को डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अभी जैसे मैं सोच रहा हूँ कि एसएससी जीडी का डिस्कशन जैसे प्रीवियस ईयर का कर रहा था, वैसे ही एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का भी डिस्कशन करना है। और सीजीएल का मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आप है वो ग्रेजुएट है या फिर अंडर ग्रेजुएशन है जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट का डिस्कशन। तो फिलहाल अभी इसको डिस्कशन करते हैं। सेट 12 है, तो चलिए देखते हैं कैसा सवाल है, क्या है, किस तरीके का अप्रोच हमारा हो सकता है, राइट। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात बार बार आपसे कहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ज़रूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आपको जो भी मैं टास्क देता हूँ या फिर और भी जैसे सिंप्लीफिकेशन के फाइल हो गए, या फिर मतलब आपको अगर मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए कोई क्वेश्चन चाहिए, किसी भी चैप्टर से चाहिए, तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे फाइल्स पे जाकर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फाइल हैं जहाँ पे आप किसी भी चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे आप सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन करना है तो बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन की अलग अलग पीडीएफ है। हाँ, तो आपको कोई भी चैप्टर प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से जाकर आप किसी भी चैप्टर की पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटेंट आपको भरपूर यहाँ मिलेगा, भरा हुआ मिलेगा और एकदम प्योर कंटेंट मिलेगा। लाइक मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि एरर फ्री हो, अगर बीच फिर भी एक आध अगर एरर मिल जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, एंड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो फिर प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, कहता है कि द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज, सिंप्लीफिकेशन है, यू हैव टू सॉल्व इट। तो ये सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो मेरे दिमाग में यही आता है कि भाई ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व कर लेता हूँ मैं पहले। तो -8 + 9 = 157 बना। तो मेरे पास क्या बना, 42 + 57, 42 + 57, और ये भी ब्रैकेट के अंदर है। तो 42 और 57 कितना हो जाएगा, 99। तो ये हो गया 99, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस साइन है और यहाँ पे है 1/9, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा 1/9 से और +108, एंड देन ये ब्रैकेट ख़त्म होगी तो उसके बाद आएगा -197। तो इसको सॉल्व करा तो ये आया 11 -11, इसमें से 11 माइनस करता हूँ तो कितना होगा, 908 एंड -11। सॉल्व कर दीजिए, मेरे पास बचा क्या क्या देखिए तो 197 - 11 + 108, दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट, राइट। अच्छा, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे छोटी सी बात, ब्रैकेट यहाँ पे एक ब्रैकेट थी, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर 108 + 11 कर देता हूँ पहले, तो मेरे को दिख रहा है वो 119 और माइनस हो जाएगा ये। तो 97 में अगर 19 में माइनस करूँ तो बचेगा 88 और 10 जाएगा तो 78, तो हमारा आंसर हो जाएगा 78। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है कि भाई ब्रैकेट के बाहर माइनस थी तो ये जो साइन है ये माइनस हो जाएगी।
है ना, खुलने के बाद माइनस हो जाएगी। तो पहले तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया और उसके बाद सब स्टार्ट कर दिया। सिंपल सिंप्लीफिकेशन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 16। कौन सा ऐसा नंबर है जो 16 से डिविजिबल नहीं है। 16 से डिविजिबल नहीं है, तो 16 से अगर कोई नंबर डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब, अगर मैं पहले ये बात करूं कि अगर कोई नंबर 16 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 8 से भी डिवाइड हो जाएगी और 16 से भी डिवाइड हो जाएगी, है ना। अगर कोई नंबर 16 से डिवाइड होगी तो इसका मतलब वो 2, 4, 8 और 16 से भी डिवाइड होगी। तो अब देखो कि यहाँ पे ऑप्शन देखो, तो मैं देख रहा हूँ कि 6, 6, 6, 6 तब 6 और 8 सब में है, तो 2 से तो डिवाइड सभी हो रही है। 4 से चेक कर लेते हैं। अगर 4 से देखते हैं तो 4 की रूल क्या कहते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट को देखिए, अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी नंबर 4 से डिविजिबल है। तो ये लास्ट 2 डिजिट इज 26, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ये है, ये 76 है, 68 की बात करें तो 64 एंड 4 ये भी डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो 16 से भी डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, कोई अगर नंबर है ए बी सी डी ई और वो अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो 16 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा, वही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 16, राइट। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर, करेक्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, हम पढ़ते हैं सवाल को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, वन कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट 48% मिला टोटल वैलिड वोट का। 18% वोट्स वेर इनवैलिड, 18% वोट जो थी वो इनवैलिड थी। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वेर 17,500 देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट द अदर कैंडिडेट गॉट। मतलब 2 लोग हैं, ठीक है। देखो, एक तो ये है, कहता है कि मैं इस तरह से समझाता हूँ कि टोटल जो वोटर लिस्ट में नाम है वो 100% है, लेकिन 100% में क्या हुआ ना कि 18% ऐसे वोट थे जो इनवैलिड थे। तो इसमें से 18% जो है वो इनवैलिड वोट है। तो इनवैलिड वोट है तो मैं 18% को अगर माइनस कर दूं तो बचा कितना, 82% वोट जो वैलिड है, जो वैलिड है, करेक्ट, करेक्ट। अब कहता है कि वन कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। एक कैंडिडेट है जिसको 48% वोट मिला वैलिड वोट का। वैलिड, ये वैलिड है। अब इसी का 48% एक को मिला है, करेक्ट। ये जो एक कैंडिडेट है उसको 48 मिला है। तो मैं कह रहा कि अगर ये वैलिड वोट को भी अपने आप में अगर देखो तो वैलिड वोट अपने आप में 100% है, जिसमें से 48% एक को मिला है और एक को मिलेगा 52%, तभी 82 का 48%, 82 का 52%, तो टोटल वैलिड वोट होगा। तो मुझे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गॉट, मतलब इसका नंबर बताना है कि इसको कितना वोट मिला है। सिंपल, ये स्ट्रक्चर थी। तो मैं कह रहा कि टोटल, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर वो 17,500, ये नंबर जो दिया गया है ये 100% की वैल्यू गिवन है। 17,500 जो है वो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है। उसमें से 18% लोगों ने जो वोट दिया वो इनवैलिड हो गई, और जो वैलिड वोट है 82%, उसमें से भी 52% वैलिड है। तो आपको ये नंबर पता करना है, ये नंबर पता करना है। तो मैं कहता हूँ कि चलो पहले काम करते हैं कि 17,500 जो नंबर है हमारा, 17,500 जो हमारा नंबर है, 17,500 उसमें से 18% पहले डिडक्ट कर दो, डिडक्टेड। तो 18% कम करेंगे तो इसका कितना परसेंट निकलेगा, तो 82% निकलेगा। तो ये जो आया ये वैलिड वोट आया। अब इस वैलिड वोट में 52% एक को मिलता है, तो 52% इसका निकालना है। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है और ये आंसर लेके आना है भाई। तो यही आपको सॉल्व करके आंसर तक पहुंचाएगा। तो इसको कैंसिल करते हैं, मैं कह रहा कि एक 0 कैंसिल आउट करते हैं। एंड देन 25 के टेबल में 7 टाइम्स, 25 के टेबल में दिस इज 4 टाइम्स, करेक्ट। और 4 के टेबल में दिस इज लाइक 13 टाइम्स। तो मेरे पास है 7 × 82 × 13,
यू हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड यू हैव टू फाइंड योर आंसर कि कितना आएगा। तो अगर मैं इसका यूनिट डिजिट की बात करूँ तो 0022 दिख रहा है, तो 7 2 टाइम्स 14 और 14 मतलब 4 इंटू 3 इज 12। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सी और डी में ऑप्शन है। तो सी और डी में कौन सा ऑप्शन है, तो उसके लिए आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि चलो एक काम करते, पहले 13 को मल्टीप्लाई कर देते। 13 2 टाइम्स इज 26 कैरी 2, 13 8 टाइम्स इज 104 प्लस 2, 104 प्लस 2 इज 106, और ये आया 82 इंटू 13। नाउ मल्टीप्लाई दिस विथ 7, 7 6 टाइम्स 42 कैरी 4, 42 प्लस 4 इज 46। अब देख 62 दो डिजिट मिल गया, तो 62 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 46 और 7 1 टाइम्स इज 7, तो दिस इज योर आंसर ऑप्शन डी। एक तो ये कैलकुलेशन का प्रोसेस हुआ, राइट, कि भाई ऐसा है, समझ आया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सिर्फ क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया सारी चीज़ों को। मेरे पास नंबर क्या था मल्टीप्लाई करके, मेरे पास नंबर था 7 इंटू 82 इंटू 13, ये नंबर था, राइट, ये जो नंबर था ये था। अगर मैं 82 को ब्रेक करता हूँ, अगर ऐसे भी चेक करता हूँ बिना मल्टीप्लिकेशन के, मैं ऑप्शन को अगर टिक करना चाहूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि 82 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 41 इंटू 2 इंटू 13, करेक्ट। अब जब इसको मैंने ब्रेक करके देखा तो मेरे को एक 2 मिल रहा है, इवन में एक 2 मिल रहा है, बाकी सारे ऑड हैं, यानी कि जो आंसर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है, ठीक है। अब अगर देखूँ तो 2 से डिविजिबल है, और अगर इसके बाद अगर देखूँ तो ये 4 से, हाँ 2 से डिविजिबल है। 4 से भी डिविजिबल की बात करें तो ये 4 से डिविजिबल है, ये नहीं है। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो 4 से भी डिविजिबल होगा। हाँ ठीक है, तो मैं कह रहा कि ये 4 से डिविजिबल था, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 नहीं आ रहा है मेरे पास, तो मैं इस तरीके से इसके पास जा सकता हूँ। या तो बेस्ट ये है कि आप मल्टीप्लाई कर लो यार, सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करो और मल्टीप्लाई करो, ताकि आप आंसर में कॉन्फिडेंट रहो कि तुक्के ना लग जाए हमसे, ऐसे इजी सवाल आपके तुक्के ना हो जाए। तो इसीलिए आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि आप ऐसे ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर कहता क्या है, देखो कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट ए बी सी 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर वोटेड, 80% लोगों ने वोट किया, 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर वोटेड एंड ऑल द वोट्स वेर वैलिड, सारे के सारे वोट वैलिड थे, ठीक है। कैंडिडेट बी गॉट 50% लेस वोट देन ए, कैंडिडेट बी को 50% कम वोट मिला है ए के अकॉर्डिंग, एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय बी एंड सी वाज 10,000। देखो एक तो यहाँ बोला है कि बी गॉट 50% लेस देन ए एंड डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इज 10,000। इफ बी इज 10% मोर, if B got 10% more votes than C, then the total number of registered voter on the voting list, आपको बताना है कि वोटर लिस्ट में कितने सारे वोटर थे जो रजिस्टर्ड थे, जो वोट दे सकते थे, ठीक है। पहले तो स्टेटमेंट में मुझे ये पता चल गया था कि 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर वोटेड, सब ने वोटिंग नहीं की थी, 80% लोगों ने वोटिंग की थी। 3 कैंडिडेट हैं, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि ए बी सी 3 कैंडिडेट है, ठीक है, 3 कैंडिडेट है। तो कह रहा है कि B गॉट 50% लेस देन A, B को A से 50% कम मिला है। अगर A को 2 मिलेगा तो इसको 1 मिलेगा, 50% कम मिलेगा। और उसके बाद कहता है कि डिफरेंस बिटवीन B एंड C इज 10,000 एंड B गॉट 10% मोर वोटर देन C। अब देखो इसी सेंटेंस से मैं पूरे क्वेश्चंस को डिकोड करता हूँ, लास्ट के जो सेंटेंस है ना उसी से डिकोड करता हूँ मैं पूरे क्वेश्चन को। मेरे को बोल रहा है कि 10%, किसको, B गॉट 10% मोर, तो 10% का मतलब क्या होता है आपको पता है कि 10% इज़ लाइक 1/10, तो B को 10% ज़्यादा मिला है, यानी कि 10 से 10% की दिखेंगे तो 1 आएगा, यानी कि B को 10 + 1 11 मिला है, तो C को कितना मिलेगा 10,
करेक्ट। और मुझे यहाँ पे इस बात को आप देखो तो बी गॉट 50% लेस देन ए, तो बी को जो है वो 50% वोट कम मिला है, तो मैं कहता हूँ कि ए को अगर 22 मिलेगा तभी तो इसका 50% इसका कम 11 होगा, यानी कि तीनों का रेशियो मुझे मिल गया कि किसको कितना वोट मिला है। ठीक है, किसको कितना वोट मिला है। और मुझे यहाँ पे एक लाइन और पता है कि बी एंड सी का डिफरेंस जो है 10,000 है, क्या ना, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय बी एंड सी वाज 10,000। तो मैं कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मतलब 10,000 है। तो मैं अगर इन सबको अगर देखूं, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, इन सबको अगर ऐड कर दूं, यानी कि 22 + 11 33 + 10 43, तो 43 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी मुझे। और 43 यूनिट की वैल्यू जब पता चलेगी तो मुझे ये पता चलेगा कि 80% लोगों ने जो वोट किया था वो कितने लोग थे। आपको ये पता है ना कि 80% ऑफ वोटर वोटेड, सिर्फ 80% लोगों ने वोटिंग की थी, राइट। तो मैं 1 यूनिट का मतलब दिस वन, तो 43 यूनिट का मतलब 43,000 नहीं, 4,30,000 4,30,000 हो गया। दिस इज इक्वल टू 80%, दिस इज इक्वल टू 80%, क्योंकि 80% लोगों ने ही वोट किया था। तो मुझे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ वोटर, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर रजिस्टर्ड ऑन द वोटर लिस्ट, यू हैव टू फाइंड 100%। अगर 80% ये है तो यू हैव टू फाइंड 100%। तो मैं कह रहा कि 80% और 100% का बात अगर करूं, मैं कह रहा हूं कि 80% और 100% की बात करूं तो रेशियो अगर देखी जाए तो ये 4 और ये 5, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू मुझे पता है 4,30,000, है ना, 4,30,000। तो मेरे को 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। यू हैव टू डिवाइड इट विथ 4, राइट। 4 से डिवाइड किया रहा तो 1 एंड 28 मतलब 0 7, 2 0 मतलब 5 एंड 00, ये कट गया 4 से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0 25 कैरी 2 37 एंड 5, 5,37,500 इज द टोटल नंबर ऑफ। देखो ऑप्शन में तो ये भी था, इसको टिक कर दोगे गलत हो जाओगे, राइट। तो मेरे को क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वोटर, दैट इज 5,37,500। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट। ओके, अप्रोच देखो क्या होना चाहिए। मैंने क्या किया कि एक साथ इस स्टेटमेंट को रख दिया। आपको बी और सी का 10% का गैप पता था तो ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, और ए और बी का पता था कि ये 50% कम है तो इसका डबल कर दिया, तो मेरे को ये रेशियो मिल गई। और इसका डिफरेंस गिवन था तो मैंने टोटल 80% की वैल्यू निकाल दी और फिर 100% निकाल दी। तो कोई कैलकुलेशन, बस एक ही कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ा इस क्वेश्चन में, और कोई भारी कैलकुलेशन था नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ट्रेडर गेन 12% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 12% की प्रॉफिट होती है कब, जब 20% का वो डिस्काउंट देता है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस अलाउइंग नो डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट नहीं देगा, अगर क्या कहते हैं, छूट नहीं देगा, राइट, डिस्काउंट अगर नहीं देगा, तो मुझे ये बताइए कि उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो पहले तो 12% की प्रॉफिट हो रही थी। तो मैं आपको एक दो तरीके से बताता हूँ, जैसे मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को मैं मानता हूँ कि अगर 100 है तो प्रॉफिट कितनी हो रही थी, 12। तो मैं लिख रहा प्रॉफिट 12% की हो रही थी, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 112। तो 112 कब होगी, जब डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट जब आप देंगे एमआरपी पे जब एमआरपी पे आप जब कितने का डिस्काउंट देंगे, 20% का, तब आप उसको 112 में सेल करेंगे। यहाँ पे 12% की प्रॉफिट हुई, यहाँ पे 20% का डिस्काउंट हुआ। तो मेरे को एमआरपी अगर पता करना है तो मैं जानता हूँ कि एमआरपी के अकॉर्डिंग 20% का डिस्काउंट मैंने दिया हुआ है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग दिस इज 80%। 20% का ऑफ दिया था तो 80% है, तो 80% ये है, तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है। मैं कह रहा कि 112 अगर 80 के बराबर है तो 100 के बराबर का वैल्यू निकाल दीजिए। दिस इज़ 5, दिस इज़ 4, और 4 से इसको करें तो कितना आएगा,
25 और 3 28, 28 5 टाइम्स इज 140, मतलब उस आर्टिकल 140 का था, 112 में बेचा। तो कहता है कि फाइंड द प्रॉफिट इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे, अगर हम ये डिस्काउंट नहीं देंगे, या डिस्काउंट नहीं देंगे, तो हम 100 का आर्टिकल है कितने में बेचेंगे, 140 में, तो प्रॉफिट कितनी होगी, 40% की प्रॉफिट होगी। तो ये आपका आंसर हो जाता है। एक तो प्रोसेस ये हुआ सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखो एक प्रोसेस मैं और बताता हूँ आपको कि समझ आई। एक प्रोसेस और बताता हूँ, रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं आप। पहले मेरे को बताओ कि डिस्काउंट कितना दे रहे थे आप, डिस्काउंट 20% दे रहे थे, डिस्काउंट हम 20% दे रहे थे, ठीक है। तो डिस्काउंट हम 20% दे रहे थे, तो अच्छा 12% की प्रॉफिट हो रही थी। तो मैं कहता हूँ कि चलो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी, इनकी ना रेशियो निकालेंगे। तो हम कह रहे हैं कि पहले तो प्रॉफिट हो रही है 12% की, प्रॉफिट हो रही है 12% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में, तो हम करेंगे 3/25 होता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर 25 का आर्टिकल है तो 3 का प्रॉफिट करेंगे तो 28 में बेच देंगे, ये प्रॉफिट होगी। क्लियर, क्लियर। अब दूसरी बात कहता है कि डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट देखो, प्रॉफिट जब होती है तो आप कॉस्ट प्राइस पे देते हैं, तो मैंने कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट दे दी। अब जब डिस्काउंट की बात होती है तो डिस्काउंट आप एमआरपी पे देते हैं। तो डिस्काउंट कितना है, तो कह रहा है डिस्काउंट है 20% का, मतलब 1/5। मतलब क्या है कि 5 का अगर एमआरपी है, अगर 5 का एमआरपी है, 5 का अगर एमआरपी है, ठीक है, दिख रहा है, 5 का अगर एमआरपी है तो 1 का डिस्काउंट देंगे, 1 का डिस्काउंट देंगे, यानी 4 पे बेच देंगे, यानी कि ये ऐसे, ठीक है। तो अब देखो CP इज टू SP मिल गया, SP इज टू MRP मिल गया। तो इसको अगर आप कर दो, यानी कि अब इसको एक साथ कंबाइन अगर कर दूं मैं, तो 25 4 टाइम्स इज लाइक 100। अब हमको ये चाहिए नहीं क्योंकि हम डिस्काउंट देंगे नहीं, अब हम डिस्काउंट तो नहीं देंगे, अब हमको यही चाहिए सिर्फ। तो 28 × 5 कितना होगा, तो ये 140 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप 28 × 5 कितना हो जाएगा, दिख रहा है ना, तो ये 140 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो गया, 40 का गैप हो गया। तो यानी कि प्रॉफिट कितनी होगी, 40% की प्रॉफिट हो जाएगी। तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। समझ आई, ठीक है ना। मैं फिर से बताऊं, देखो फ्रैक्शन वाले प्रोसेस में ना जल्दी कर सकते हो तुम, इसलिए फ्रैक्शन वाला प्रोसेस समझना ज़रूरी है। अगर समझ जाओगे ना एक बार, चीज़ों को पकड़ लोगे ना चीज़ों को एक बार, तो आप हर क्वेश्चन में ऐसे प्रोसेस को लगा सकते हो। पहले मुझे बोला कि 12% की प्रॉफिट हो रही थी, तो मैंने 12% का फ्रैक्शन निकाला, 12% का फ्रैक्शन आया 3/25। तो ये मेरा CP हो गया और ये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो मेरा CP अगर 25 है तो प्रॉफिट होके ये 28 हो गया। यही चीज़ को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद 20% का डिस्काउंट, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। ये मेरा MRP हो जाएगा और ये मेरा डिस्काउंट हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि 5 अगर मेरा MRP है तो डिस्काउंट दे के 4 पे बेचोगे। ये CP था, ये SP था, ये MRP था, है ना, और ये SP था, क्योंकि 5 का आर्टिकल है, 1 का डिस्काउंट देके 4 पे बेचोगे। तो आपको चाहिए कि आपको अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो आप इन दोनों का देख लो। तो मैंने 25 4 100 कर दी, है ना, और 28 5 140 कर दी। तो यहीं पे गैप मिल गया, तो यहीं पे अपने को आंसर मिल गया। वैसे मैं जब लाइव क्लासेस करूँगा ना, तो ये सारे प्रोसेस मैं आपको वहाँ पे एक एक करके बताऊँगा। बस ये आपको ना पेशेंस रख के सारी चीज़ें देखने हैं, सीखने हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, और बार बार जितने भी क्वेश्चंस मैं देता हूँ उसमें वो ट्राई करना है कि भाई कहाँ लग रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि अ सेल्समैन बाय 15 आर्टिकल फॉर ₹10 एंड सेल्स 10 आर्टिकल फॉर ₹15, डिटरमाइन द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द सेल्समैन। सेल्समैन है, वो 15 आर्टिकल खरीदता है, 15 आर्टिकल खरीदता है, ठीक है। कितने में खरीदता है, तो 10 रुपये में खरीदता है। मान लीजिए 15 पेन खरीद रहा है, तो 15 पेन 10 रुपये में खरीदा उसने। उसके बाद कहता है ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई, खरीदने वाली बात हो गई। उसके बाद कहता है कि सेल्स 10 आर्टिकल, अब 10 आर्टिकल बेचता है, 15 में से 10 आर्टिकल बेचता है और उस लेता कितना है, 15 रुपये ले लेता है। तो मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ के क्या पता चल रहा है, प्रॉफिट ही हो रही है। तो प्रॉफिट कितनी हो रही है,
आपको ये बताना है कि प्रॉफिट कितनी हो रही है। आपको बताना है कि प्रॉफिट कितनी हो रही है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ आर्टिकल है ना भाई साहब, तो नंबर ऑफ आर्टिकल अलग अलग है। तो ऐसे सवालों में आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि नंबर ऑफ आर्टिकल जब भी अलग अलग होगा ना, तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल कर देना है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक रेट है, 15 पेन अगर लीजिएगा आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, तो आप 15 की जगह 30 लीजिए, 30 पेन ले लीजिए या 150 पेन ले लीजिए, हम कितना भी पेन ले सकते हैं ना। और फिर जब बेचने की बारी आई, जब सेलिंग प्राइस की बारी आई, तो बोल रहा है कि 10 पेन बेचूंगा 15 रुपये में, तो 10 पेन 15 रुपये का। आप कस्टमर हैं, आप 50 पेन खरीद सकते हैं, 100 पेन खरीद सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से तो मैं कहता हूँ कि ना नंबर ऑफ पेन जो आर्टिकल है उसको एलसीएम लेके बराबर कर दो। तो 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, तो इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 30 हो जाएगा। इसको कितना करना पड़ेगा, इसको 3 टाइम्स करूँगा, 30 हो गया, यानी दोनों में नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर हो गई। तो इसको 2 टाइम्स किया तो इसको भी 2 टाइम्स कर, यानी कि 20 रुपये, और उसको 3 टाइम्स किया है तो इसको भी 3 टाइम्स कर, यानी कि 45 रुपीज़। यानी कि ये कॉस्ट प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस है। यानी कि 30 पेन 20 रुपये में ख़रीदा तो 30 पेन 45 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने की हो गई, 25 रुपये की। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो 25 रुपये की प्रॉफिट कितने रुपए लगाकर, 20 रुपये लगाकर। तो दिस इज़ 5/4, और 5/4 मतलब होता है 125%, 125%। यू नो दैट राइट, 1/4 इज़ 25, उसका 5 टाइम्स है तो 125% की प्रॉफिट हो गई। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि X was offering 2 successive discount of 12% and 8% on a item, while एक आर्टिकल पे X जो है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा था, 12% और 8% का, 12% and 8%, while Y was offering 20% discount on the same item। दो अलग अलग शॉपकीपर है, X और Y। X क्या कहता है कि हम आपको 12% का डिस्काउंट देंगे, फिर हम आपको 8% का डिस्काउंट देंगे। Y बोलता है हम आपको डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट देंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरऑल डिस्काउंट गिवन बाय X एंड Y? बहुत इजी क्वेश्चन। पहले X की बात कर लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि पहले X की बात करते हैं, X कितना डिस्काउंट देगा, तो 12 + 8 + 12 × 8/100 सक्सेसिव डिस्काउंट, दैट इज 20 एंड दिस इज 96, तो 20.96% का डिस्काउंट देगा। कौन देगा? X देगा। और Y कितना दे रहा है, तो Y दे रहा है सिर्फ 20% का डिस्काउंट। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस इज 0.96%। 0.96% मतलब ऑप्शन ए। आपको यही पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो मैंने डिफरेंस निकाल दी। करेक्ट, इसमें और कुछ है नहीं वैसा बात करने के लिए, और ऐसे क्वेश्चंस तो आप हर बार देख रहे हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ मैन परचेज 2 आइटम एट अ सेम प्राइस एंड सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 5%। एक मैन है, 2 आर्टिकल खरीदता है सेम प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है, ठीक है, दोनों आर्टिकल की। तो एक को प्रॉफिट में, एक को जो है वो प्रॉफिट में बेच देता है और दूसरे को लॉस में बेच देता है, दूसरे को लॉस में बेच देता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस इज ₹60, व्हाट इज द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 60 रुपये है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचोगे, इस आर्टिकल को अगर 10% प्रॉफिट में बेचोगे, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस 110% होगा, सिंपल। और इस आर्टिकल को अगर हम 5% लॉस में बेचेंगे, तो इस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 95% होगी। 5% लॉस हुआ है और दोनों कॉस्ट प्राइस सेम है, मतलब मेरे को बता रहा है कि 60 रुपये का डिफरेंस है, तो 110 और 95 डिफरेंस कितने का दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है 15 रुपये का। क्योंकि ये जो वैल्यू है 100, ये 100% होता है बाय डिफ़ॉल्ट।
कॉस्ट प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है, तो दोनों 100% तो सेम ही है, तो 15% का गैप आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली बोलूँ कि 15% इज इक्वल टू 60 रुपीज़, क्योंकि हमें डिफरेंस ही तो दिया है। हमें कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस बिटवीन बोथ, तो 15% का मतलब 60 रुपये है, तो हमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये 100% अलग, ये 100% अलग, तो हमें 200% की वैल्यू निकाल देनी है। डायरेक्टली 200% की वैल्यू आप निकाल दो, तो 60 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 200 कर दो डायरेक्टली, ये 4 इंटू 2 800, यानी कि दोनों आर्टिकल 800, ये 400 का था, ये भी 400 का था, दोनों को मिला दिया तो 800 का बन गया, तो ये आपका वैल्यू हो गया। इसको बेचा कितने में, तो 10% ऐड कर देंगे तो 440 हो जाएगा, यहाँ पे 5% लॉस कर देंगे तो 380 हो जाएगा, और इन दोनों में 60 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये पूछा नहीं है, बट मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि परसेंटेज वाइज ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, हम आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ जाते हैं। तो कहता है कि अ लोन ऑफ रुपीज़ 1,50,000 इज अवेल्ड विद कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। 1.5 लाख रुपए का एक लोन 10% पर एनम के हिसाब से फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली इज गिवन। 1,50,000, 10% rate of the interest and time is 2 years. It is to be paid in equal yearly installment. Yearly installment में हम पे करेंगे। And two equal है, देखो ये बात को देखना कि 2 equal इंस्टॉलमेंट है। And the installment to be paid at the end of the each year. The value of equal yearly installment is how much? आपको एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी। मैं कहता हूँ कि रेट कितना है, ये देखो रेट परसेंट है 10% पर एनम। 10% मतलब बोलता है 1/10, यानी कि 10 पे 10% लगाऊंगा तो 1 आएगा, है ना। तो मैं कह रहा कि अगर प्रिंसिपल 10 है तो 10 पे 1, यानी कि अमाउंट कितना होगा, अमाउंट 11 हो जाएगा। और मेरे को कह रहा है कि 2 साल की बात है, तो 2 साल की बात कह रहा है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 100, और 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121। और मुझे ये बता रहा है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है। प्रोसेस यही है भाई कि आप रेट अगर पता है ना तो आप सब पता कर सकते हैं। रेट और टाइम अगर पता होता है तो टाइम 2 साल है, तो ये पहले साल का था 10 और 11, और फिर मैंने 10 का स्क्वायर कर दिया और फिर 11 का स्क्वायर कर दिया। तो मेरे को बताओ कि भाई इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गया, इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला गया है। तो मैं कह रहा कि ये 121 है, तो इसको भी 121 बनाना है, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी कर दो 11 से मल्टीप्लाई। पहले वाले फर्स्ट ईयर में अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 121 बनेगा, राइट। अब जब ये 121 बनेगा तो इसके बराबर हो गया, यानी कि दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होना चाहिए। तो ये कितना हुआ, तो ये हो गया 110, ये हो गया 110 और ये हो गया 100। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर दें, तो 210 मेरा प्रिंसिपल का यूनिट आ गया। 210 हमारा प्रिंसिपल का यूनिट आ गया, और हमें एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पता करनी है, तो हमें 121 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। 2 इंस्टॉलमेंट है तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पता करनी है। तो मैं जानता हूं कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो 1.5 लाख रुपए है, यानी कि 2,10,000 जो है वो डिनोट कर रहा है 1.5 लाख रुपए को, 1,50,000 को डिनोट कर रहा है। तो मुझे 121 का यूनिट बताना है कि कितना आएगा। राउंड ऑफ 2 प्लेसेस, डेसिमल में अगर पॉइंट में देखो तो पॉइंट में आएगा। तो मैं कह रहा कि 210 इज इक्वल टू 1,50,000, 1,50,000 210 से डिवाइड करोगे और 121 की वैल्यू निकालोगे। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। तो 0 0 कैंसिल आउट, 21 से कटेगी क्या, कुछ 3 से कट जाएगी, एक बार तो 3 से कटेगी तो ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 3 7 टाइम्स 21, 3 5 टाइम्स 50। अच्छा 5 से 21 को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो दिस इज़ लाइक 105, 605, 605, और 0 कितनी बची, 3 0 बच गई, डिवाइडेड बाई 7, एंड यू हैव टू फाइंड योर आंसर कि भाई कितना आएगा। सही किया मैंने मल्टीप्लाई, 5 1 टाइम्स इज 5, 5 2 टाइम्स इज 10 एंड 10, ठीक है।
तो 7 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 63 आता है 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 56, कैरी इज 4, 42 आएगा 6 टाइम्स, 3 टाइम्स 30 मतलब 4 टाइम्स, 864 कहीं दिख रहा है जी, ये तो दिख रहा है 864 यही दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। पूरा निकालना है, निकाल लेते हैं। तो कैरी बचा 2, तो फिर आएगा 2 टाइम्स 14, 60 मतलब हो जाएगा फिर 8 टाइम्स 4 2 8। तो देखो ये पूरा निकल रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर है, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी डील कर ली, करेक्ट। आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लारा डिपॉजिटेड 8,000 रुपीज इन अ बैंक विच पेज हर कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के हिसाब से देता है, 10% पर एनम है। ओके, व्हाट इज द अमाउंट सी विल रिसीव आफ्टर 18 मंथ्स। टाइम दिया हुआ है 18 मंथ्स, मेरे को रेट दिया हुआ है 10% पर एनम और टाइम दिया हुआ है 18 मंथ्स, और हाफ ईयरली कैलकुलेशन करना है। हाफ ईयरली करना है मतलब 6 महीने बाद करनी है, हर 6 महीने में कैलकुलेशन करना है। तो 6 महीने में कैलकुलेशन करेंगे तो 18 मंथ्स में कितनी बार लगेगी, 3 बार लगेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 5% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी हाफ ईयरली के बेसिस पे, और 5% करके लगेगा 3 टाइम्स। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 और 3 टाइम्स लगेगी, राइट, क्योंकि 6 महीने की बात हो रही है, हाफ ईयरली 6 महीने की बात हो रही है। तो आपको 1/20, मैं कहता कि प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें, प्रिंसिपल अगर 20 है तो अमाउंट 20 + 1 21 फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। सेकेंड 6 मंथ की अगर हम बात करें तो सेकेंड 6 मंथ में 20 का स्क्वायर यानी कि 400 और 21 का स्क्वायर यानी कि 441, दिस इज फॉर सेकेंड 6 मंथ। एंड द लास्ट 6 मंथ की बात करें तो हम 20 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 और 21 का क्यूब करेंगे तो 9621। दिस इज योर principal and amount. This will be your principal and amount at the rate of 5% half yearly for 18 months. तो मेरे को बोल रहा है कि डिपॉजिट कितना किया था, तो डिपॉजिट 8000 ही किया था, तो 8000 ही आ गया। तो अमाउंट कितना बना, 9621। आंसर हो गया ऑप्शन बी। आंसर हो गया क्या, ऑप्शन बी। समझ आई, शैडो आ रहा है पीछे से, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर ली, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन देन। क्वेश्चन नंबर यह क्या कहता है कि ए बी इज इक्वल टू दिस वन एंड बी सी इज इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड ए बी सी। फाइंड ए बी सी, ओके। तो 5 8 4 7, 5 8 4 7, दिस इज ए बी बी सी, दिस इज लाइक 20। अच्छा 4 कॉमन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8 हो जाएगा ना। तो मेरे पास हो जाएगा दिस इज लाइक 8 and 7, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो ये हो जाएगा कितना 14, 5 8 and 14। ऑप्शन में ए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने से ही तो 8 बन जाएगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सिर्फ हो गया हमारा सॉल्व इस तरीके से। क्या कहते हो। क्वेश्चन नंबर 11 इजी था। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। 12, व्हेन द सेम नंबर is subtracted from each of 7 9 11 15, the resulting number are in proportion, the number subtracted is how much? Okay, resulting numbers are in proportion। जब मतलब जब सेम नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जब सबसे डिवाइड माइनस करते हैं ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 4 7 9 11 और 15, इसमें से कोई ऑप्शन है, ऑप्शन मेरे पास 4 है
कह रहा है कि इसमें से अगर सारे नंबर में से अगर सेम नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट जो आएगी वो नंबर जो होगा वो प्रोपोर्शनल में होगा, एक अनुपात में, रेशियो में होगी, सेम प्रोपोर्शनल में होगा। तो मैं कह रहा कि ऑप्शन से जाके देख सकते हो क्या? चलो ऑप्शन से जाके देख लेते हैं। तो अगर मैं 4 को अगर देखूँ तो 4 से माइनस करूँगा 3 आएगा और जो 5 आएगा, यानी 3:5 आएगा। उसके बाद 4 यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 11। तो ये नहीं हो रहा है, प्रोपोर्शनल सेम नहीं हो रहा है, तो 4 हमारा आंसर नहीं होगा। 5 से 2 से करना चाहो, 5 से करना चाहो तो 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 4, 2 4 यानी कि 1 2। 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 10 यानी कि 3 और 5। तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि सेम नंबर को अगर जब सबसे सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा। 2 से अगर करके देखो तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, 5 7, ठीक है। और इसे हाल करेंगे तो 9 और 13 नहीं हो रहा है, ये भी 3 से होगा। अब देखो आखिरी का ऑप्शन 3 को भी अप्लाई करके देख लो। तो मैं 3 को अप्लाई करके देखूं तो यहाँ पे माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ माइनस करूँगा 6 और यहाँ पे अगर 3 माइनस करूँगा तो ये कितना होगा 8 और ये कितना हो जाएगा 12। तो ये हो रहा है 4 और 3, 4 6 मतलब कितना होगा, इसको आपस में कैंसिल कर दे तो ये 2 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 के टेबल से माइनस कर दे तो 2 3 हो जाएगा। तो नंबर सेम रिजल्टिंग प्रोपोर्शनल हो गया। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। नहीं तो क्या करना होता है पता है, नहीं तो सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करनी होगी, इस तरीके से सब्सट्रैक्ट करनी होगी, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस है, एक तो ये प्रोसेस है कि भाई आप ये चेक कर लो कि 7/9 और 11/15 यहाँ पे आपस में गैप है 4, यहाँ पे आपस में गैप है 2। तो गैप को बराबर करनी होगी। तो गैप को अगर बराबर करनी होगी तो मैं कहता हूँ कि इसको 2 टाइम्स कर दो, ये हो जाएगा 14 और 18, हाँ ना। 2 टाइम्स कर देते हैं, इसको 2 टाइम्स कर देते हैं तो गैप क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये हो गया 11 15। तो मैं कह रहा 14 में से 2x घटाओ और 11 में से x घटाओ, क्योंकि इसको 2 टाइम्स किया था ना मैंने। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ये x इधर जाएगा तो क्या होगा, अच्छा इसको इधर लेके आते तो बचेगा x और इसको इधर लेके जाते तो बचेगा 3। तो ऐसे भी आंसर आप निकाल सकते थे। क्या किया मैंने, एक तो मैंने ऑप्शन से जाके देख लिया, एक तो मैंने ऑप्शन से देख लिया, दूसरा मैंने क्या किया वो भी समझ लो, ज़रूरी है समझना ये भी। क्योंकि मैंने देखा कि एक है 7/9, आपस में गैप है 2 का, और एक है 11/15, आपस में गैप है 4 का। तो गैप बराबर करनी है तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, मतलब इस फ्रैक्शन को 2 टाइम्स करेंगे, यानी कि ये 14 और 18 हो जाएगा। डबल कर दिया तो इसको डबल किया ना मैंने। तो अब सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करनी है, कह रहा है सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम नंबर इज सब्सट्रैक्टेड। तो हम कह रहे हैं कि 14 में से हम 2 टाइम्स ऑफ x सब्सट्रैक्ट करेंगे और 11 में से एक ही बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंजेस की नहीं, इसमें चेंजेस की थी। तो अब यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। वैसे आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर दैट आर ऑड। ऑड नंबर लेना है, प्राइम नंबर लेना है। 2 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 तो इवन है, एकमात्र इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। और कह रहा है कि ऑड चाहिए मेरे को, तो मैं कह रहा 3 5 7 11, दिस आर द प्राइम नंबर्स, और इसी का एवरेज निकालना है। तो दिस 8 + 7 15 26 डिवाइडेड बाई 4 इज लाइक 6 टाइम्स 24.6.5 हमारा आंसर हो जाएगा। एवरेज निकाल दिया डिवाइड बाई 4 करके। 4 नंबर है ना, इन सबको ऐड करके क्या करना था, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 4 करनी थी, तो एवरेज निकलता है। एवरेज आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है, करेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ये शैडो पीछे बन रही है ना, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ठीक कर लेंगे।
कह रहा है कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 4 एंड 16 डेज रेस्पेक्टिवली। ए बी सी, ये 8 दिनों में, ये 4 दिनों में, ये 16 दिनों में। एलसीएम निकालेंगे, देखते हैं आगे पढ़ के। हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी बोथ ऑन एवरी सेकेंड डे। ओके ओके, कह रहा है कि कितना दिन लगेगा ए को पूरा काम खत्म करने में अगर ए को बी और सी हर दूसरे दिन हेल्प करने आ जाते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये काम है, पहले ए ने किया पहला दिन, दूसरे दिन ए कर रहा है और बी और सी भी उसको हेल्प करने आ गया, फिर ए करेगा, फिर क्या होगा, ए तो रहेगा ही रहेगा, बी और सी फिर हेल्प करने आ जाएगा, फिर ए करेगा, फिर ए रहेगा ही, बी और सी हेल्प कर। तो ऐसे कितने दिन लगेंगे आपको ये बताने, ऐसे आपको कितने दिन लगेंगे। तो मैं कह रहा कि चलो एक काम करते हैं, पहले तो इफिशियंसी निकाल लो। 8, 4, 16, टोटल वर्क इज 16, total work is 16. Now this is like 2 times, this is like 4 times, this is like 1 time. एफिशिएंसी ऐसे निकल गई। अब मुझे पता है कि पहले दिन कौन काम करेगा, तो पहले दिन ए काम करेगा, तो ए काम करेगा तो ए का एफिशिएंसी है 2। दूसरे दिन कौन काम करेगा, तो दूसरे दिन तीनों काम करेंगे, ए बी सी, तो तीनों काम करेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 2 + 4 6 + 1 7। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 2 दिनों में कितना काम होगा, तो 2 दिनों में हो जाएगा 2 और 7 यानी कि 9 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल 16 यूनिट काम करना है, 9 यूनिट काम 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, फिर नेक्स्ट डे कौन आएगा, तो नेक्स्ट डे फिर ए आएगा, नेक्स्ट डे फिर कौन आएगा, ए आएगा, तो नेक्स्ट डे यानी कि 3 दिन हो जाएगा। 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 11 यूनिट काम हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट डे क्या आएगा, तो नेक्स्ट डे फिर तीनों आएंगे, नेक्स्ट डे फिर तीनों आएंगे, तो तीनों मिलके तो 7 यूनिट काम करते हैं। तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 7 यूनिट काम करते हैं। और 11 यूनिट काम तो हो रखा है, तो 11 यूनिट काम अगर हो रखा है तो काम कितना बाकी है, 5 यूनिट काम बाकी है, हैं जी। तो नेक्स्ट डे यानी कि 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कितना लगेगा, तो मैं कह रहा हूँ 5/7 लगेगा, 5/7 डेज लगेंगे और पूरा का पूरा 16 यूनिट काम हो जाएगा। तो मैं कह रहा 3 5/7 की अगर हम बात करें तो दिस इज़ लाइक 21 + 5 इज़ 26। इसको आप यहाँ लिख रहा हूँ मैं 26/7 है क्या, ऑप्शन में ऐसे ही दिया हुआ है 26/7। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा करेक्ट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्या कहता है, कह रहा है कि सोहन एंड रोहन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। सोहन एंड रोहन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज इफ सोहन अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 27 डेज। सोहन और रोहन दोनों मिलके 18 दिनों में काम को करते हैं और सोहन जो है अकेले 27 दिनों में काम को करता है। देन हाउ मेनी डेज रोहन अलोन, रोहन अकेले कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है। तो मैं कह रहा कि भाई एलसीएम निकाल लेते हैं। 27 और 27 और 18 का एलसीएम अगर देखा जाए तो 18 3 टाइम्स 54 और 54 लेते हैं, ये 3 ये 2, ये 3 टाइम्स 18 3 टाइम्स इज 54 एंड 27 2 टाइम्स इज 54। तो मेरे को बता कि सोहन की एफिशिएंसी 2 आ रही है, तो सोहन की एफिशिएंसी 2 है, तो रोहन की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो रोहन को कितना दिन लगेगा भाई, रोहन को 54 डेज लगेगा। सिंपल इस, ये सबसे स्टार्टिंग में जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ही आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चंस कराया जाता है, तभी मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको जीडी में आते हैं। ठीक है, अगर आपने सारा चैप्टर पढ़ा है तो आप आराम से कर पाओगे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ गए तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। 16 कहता है कि विदाउट स्टॉपेज अ ट्रेन ट्रैवल एट अ सर्टेन डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 km/h एंड विथ स्टॉपेज इट कवर द सेम डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 65 km/h। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप।
मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक सपोज एक डिस्टेंस है और ये ट्रेन है, लेट से ए ट्रेन है, ये जाता है। तो अगर डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस को कवर करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बिना स्टॉपेज के जाए, कहीं नहीं रुके, मतलब कोई स्टॉपेज नहीं है, सुपर फास्ट ट्रेन है, तो उसकी जो यहाँ से यहाँ तक की स्पीड होगी वो होगी 75 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड लगभग ऐसे होगी। अब कहता है कि वही ट्रेन को अगर मैं बोलता हूँ कि हर स्टेशन में रुक रुक के जाना है, हर स्टेशन है वहाँ पे रुक रुक के जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जब जितना डिस्टेंस है, जो सेम डिस्टेंस है, लेकिन टाइम जो लेगा ज़्यादा लेगा क्योंकि रुक रुक कर जा रहा है, तो मेरे को यहाँ पे एवरेज स्पीड दिख रही है 65 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे पूछा है कि हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप, कितनी मिनट के लिए ट्रेन रुकता है हर घंटे, है ना। तो मैं कहता हूँ कि इसमें ना सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई एक तो मैं को देखना क्या है कि विदाउट स्टॉपेज 75 है, विथ स्टॉपेज 65 है, इसका डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस आया 10 का, और विदाउट स्टॉपेज कितना था 75, तो 75 से ही इसको डिवाइड कर दो। मैंने क्या किया, स्पीड 1 सपोज ग्रेटर है स्पीड 2 से, दिस इज लेट्स से स्पीड 1 एंड दिस इज लाइक स्पीड 2, तो आप क्या करो कि दोनों का डिफरेंस निकालो और स्पीड 1 से डिवाइड कर दो। तो ये मुझे बताएगा कि एक घंटे में कितना पार्ट रुक रहा है। तो मैं अगर 10/75 को अगर देखूं तो दिस इज लाइक 2 टाइम्स, दिस इज लाइक 15 टाइम्स, ठीक है। तो 2/15 आवर के लिए रुकता है, 2/15 पर आवर, एक घंटे में 2/15 पार्ट रुकता है। तो 2/15 मिनट में कितना होता है भाई, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 से जब इसको मल्टीप्लाई करा तो 4 × 2 8 मिनट प्रति घंटे ये रुकता है, स्टॉपेज है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। आपको क्वेश्चन के टाइप को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि दोनों ही स्पीड को डिफरेंस निकालो और बड़ी वाली स्पीड जो विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड है उससे डिवाइड कर दो। तो डिफरेंस तो यही निकल रहा है 10 का। डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व किया जा सकता है कि भाई 75 65 डिफरेंस 10 का है और 75 से डिवाइड करनी है और 60 से मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मिनट में बताना है। अगर घंटे में बताना होता तो मैं ऐसे ही रख देता, है ना। तो 8 मिनट प्रति घंटे की हो गई बात, 16 किलोमीटर पर आवर की। हाँ, तो हो गया 16। 17 पे आते हैं। 17 कहता है कि ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 90 kmph इन फर्स्ट 10 मिनट्स। पहला 10 मिनट 90 की स्पीड से चलता है, एंड 60 kmph इन नेक्स्ट 25 मिनट्स एंड 50 kmph इन लास्ट 4 मिनट। What is the average speed of the train? What is the average speed of the train? देखो आप समझ लो इस चीज़ को कि भाई पहली पार्ट में वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और 10 मिनट चल रहा था। दूसरे पार्ट में कहता है कि 25 मिनट चल रहा है लेकिन उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। और तीसरी बार में कहता है कि उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है और 4 मिनट के लिए चलता है। तो बताइए पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है। तो मेरे को क्या पता है, मेरे को स्पीड पता है, मेरे को टाइम पता है, तो क्या मैं डिस्टेंस पता निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, बताओ। मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 90 किलोमीटर पर आवर कहता है पहला पॉइंट में, पहले पॉइंट में कहता है कि 90 किलोमीटर पर आवर पर एक घंटे में 90 किलोमीटर, एक घंटे में 90 किलोमीटर। तो भाई 10 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा। अगर मैं 10 मिनट को अगर देखूं तो 10 मिनट कितनी बार मिलेगा, तो 1 घंटा हो जाएगा 6 बारी। तो 6 बारी हो जाएगा तो 6 से इसको डिवाइड कर दो। 10 मिनट कितने बार मिलाओगे तो 1 घंटा होगा। मैं कहता हूँ 10 मिनट को 10 बार 6 बार अगर मिलाओगे यानी कि 60 हो जाएगा, तो 1 घंटा हो जाएगा। तो 6 बार से हो जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई करो। तो मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस पता चला, यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ का डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर। आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो स्पीड इनटू टाइम करके, मैं वही कर रहा हूँ, बट 1-1 घंटा का कर दे रहा हूँ कि कितना आएगा। 10 मिनट का निकालना है मुझे,
है ना। अच्छा, नेक्स्ट करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 25 मिनट चलता है, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा, तो 25 मिनट में कितना जाएगा, तो हम कहते हैं 25 किलोमीटर जाएगा डायरेक्टली। 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगा, तो 25 मिनट में 25 किलोमीटर जाएगा, सिंपल। दूसरी बात कहता है कि 15 किलोमीटर जाएगा पर आवर में स्पीड में 4 मिनट तक जाएगा। तो मेरे को पता 4 को कितना मल्टीप्लाई करूँ जो 60 मिनट हो जाएगा, 15। तो 15 से इसको डिवाइड कर दे, 15 से इसको डिवाइड कर दे। मैं वैसे क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस निकालनी है ना, स्पीड इनटू टाइम कर सकता हूँ। सबका स्पीड टाइम पता है, आप करोगे तो वही वैल्यू आएगी जो मैं निकाल रहा हूँ। मैं बस कर क्या रहा हूँ, मैं बस ये कर रहा हूँ, मैं बस ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो कि 10 मिनट जा रहा हूँ 90 के स्पीड से, तो मुझे पता है कि 10 मिनट अगर 6 बार मिलाऊंगा तो 1 घंटा होगा, तो 6 से ही डिवाइड कर दिया मैंने, 90 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये 10 मिनट में कितना जाएगा, 15 किलोमीटर। ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा, यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगा, तो 25 मिनट में 25, और ये जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाएगा, तो 4 मिनट में कितना जाएगा, तो मुझे पता है कि 4 मिनट को अगर 15 बार किया जाए ना तो 1 घंटा होगा, तो 15 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो 1 किलोमीटर आ गया। तो मेरे को डिस्टेंस पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, यानी कि 15, 25 दैट इज 40, 41 इज द डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो मैं कह रहा 10 मिनट, 25 मिनट और 4 मिनट, यानी कि 39 मिनट लग रहा है। 41 किलोमीटर जा रहा है 39 मिनट में। तो मेरे को स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालता हूँ, 41/39 मिनट है, तो 60 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 60 ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1313, ये हो जाएगा 2020, यानी कि 820/13, 820/13, और 820/13 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं अगर इसको देखूँ 78 आता है 6 टाइम्स, 13 के टेबल में 78 6 टाइम्स, अब 40 यानी कि 31/13 किलोमीटर पर आवर, तो 63 1/13, यानी कि ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका निकल के आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, स्पीड ऑन टाइम, स्पीड ऑन टाइम, सबका डिस्टेंस निकालो, आप निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, वहाँ पे टाइम में डिवाइडेड बाई 60 करोगे, क्योंकि मिनट में टाइम दिया हुआ है, मिनट में टाइम दिया हुआ है, तो मिनट में टाइम दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, 10/60 इंटू 90, तो दिस इज़ लाइक 3 and 2, तो 3/2, 2 से काटोगे तो ये 5 3 टाइम्स 15 आएगा। तो वैसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, मैं बस आपको सोचने की प्रोसेस को बता रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे आएंगे, 18 पे। कह रहा है कि 2 ट्रेन हैविंग लेंथ 550 मीटर एंड 650 मीटर are running parallel to each other opposite direction at a speed of 68 km per hour and 48 km per hour respectively. In how much time in second they will cross each other? दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन बोला गया है, यस अपोजिट डायरेक्शन बोला गया है। एक की लेंथ है 550 मीटर, एक की लेंथ है 650 मीटर, एक की स्पीड है 68 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की है 40 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को बताइए कि कितने टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। तो दूसरे को क्रॉस करेगा मतलब टोटल लेंथ कितना चलना पड़ेगा, दोनों की जो लेंथ है, दोनों की ही जो लेंथ है उतना ही चलना पड़ेगा, यानी कि 550 + 650 दोनों का लेंथ हम ऐड कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 1200 मीटर। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों को भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड 1 और स्पीड 2 ऐड हो जाती है। तो 68 + 40 इज 108 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 को ऊपर लिख देता हूँ मैं, और 18 से इसको काटूँ तो 6 बार में कटेगा, और 6 से मैं अगर 12 को काट दूँ तो 2, और 5 से 20 को काट दूँ तो 4 और 0 40 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा।
सॉरी, इजी क्वेश्चन था, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था। अपोजिट डायरेक्शन में सब ऐड हो जाता है, बस ये ध्यान रखनी है। लेंथ भी ऐड हो जाती है एक दूसरे से और स्पीड भी ऐड हो जाती है एक दूसरे से। तो लेंथ जो था वो मीटर में था और ये किलोमीटर पर आवर में था, इसलिए मैंने 5/18 रख दिया। तो ऐसे करके हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अ ट्रायंगल हैज 2 इक्वल साइड्स एंड द थर्ड साइड इज 1.5 टाइम्स ऑफ दिस साइड्स। एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड बराबर है तीसरे साइड के अकॉर्डिंग। तो ये कौन सी ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। तो कह रहा है कि ट्रायंगल 2 इक्वल साइड है एंड द थर्ड साइड इज 1.5 टाइम्स। 1.5 मतलब हो जाता है 3/2। थर्ड जो तीसरा जो साइड है दैट इज 3/2, यानी कि अगर ये 3 होगा तो ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। जो थर्ड साइड है वो 1.5 टाइम्स है, यानी कि इससे 1.5 गुना है। 2 से एक आधा ज़्यादा है, ये अगर 2 है तो उसका आधा ज़्यादा है, यानी कि 3 है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 14, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड कितना हो रहा है? 2 + 2 4 + 3 7। तो 7 का मतलब अगर 14 है तो 1 का मतलब 2 आएगा। तो 1 का मतलब अगर 2 आया है तो एक्चुअल ट्रायंगल कितना हो जाएगा? तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। यानी कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका लेंथ मुझे पता चल रहा है, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। तो कह रहा है कि देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया बताना है आपको। तो एरिया बताना है तो हम ऐसे कर लेते, देखो अगर मैं इसमें से मिडिल पॉइंट से एक हाइट खींच दूं तो मुझे पता है कि ये दोनों बराबर साइड में कट जाते हैं, है ना, इक्वली बाइसेक्ट कर देते हैं बेस को। तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये 4 है। तो क्या मैं हाइट की वैल्यू को निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर? मुझे पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मतलब ये अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 4 स्क्वायर - 3 स्क्वायर रूट में रख देता हूँ। तो 16 - 9 √7, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई √7। हाइट आ गया √7। मैंने सही किया क्या? मैं जानता हूँ ना कि अगर इसका स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस और ये √7 का स्क्वायर बराबर होता है, तो मैंने इसको इधर ले आके रख दिया था तो ये निकाल लिया मैंने, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर हाइट पता है और बेस भी पता है तो एरिया क्या होगा? एरिया हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं कह रहा कि हाफ बेस है 6, हाइट है √7, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 3√7 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, जो भी होगा उस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई? क्वेश्चन नंबर 19 था ये। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखते हैं। 20 कह रहा है कि इफ 125 identical small sphere are made from solid sphere of diameter 15 centimeter square, then what is the surface area of each of the small sphere? समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बड़ी बॉल है, उसको मेल्ट करेंगे, उसको पिघलाएंगे, उसको पिघलाने के बाद छोटे छोटे बॉल बनाएंगे और छोटे छोटे जो बॉल बनेंगे वो कितने सारे बनेंगे? 125 बॉल बनेंगे। तो मेरे को बोल रहा है कि बड़े वाले जो स्फेयर है उसकी डायमीटर 15 है, तो छोटे वाले सरफेस एरिया बताइए। छोटे वाले जो स्फेयर्स बने हैं इसका सरफेस एरिया बताइए। तो मेरे को पता है कि भाई वॉल्यूम की बात करें तो इसका रेडियस हो जाएगा 15/2 और इसकी वॉल्यूम जो होगी 125 बॉल की जितनी वॉल्यूम होगी वो बराबर होगी, क्योंकि इसी में से तो निकल के ये बना है।
तो 125 जो बॉल होगी उसकी रेडियस के बराबर होगा। तो मैं कह रहा कि वॉल्यूम को अगर देखी जाए तो वॉल्यूम कहता है इसका हम कैपिटल आर मान लेते हैं, इसका स्मॉल आर मान लेते हैं रेडियस। तो हम कह रहे हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये जो वॉल्यूम आएगी ये बड़े वाले बॉल की आ जाएगी, ठीक है। और यही मैं छोटे वाले बॉल की वॉल्यूम की बात करूं, इसका रेडियस मैंने स्मॉल आर माना हुआ है, स्मॉल आर माना हुआ है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। अब बड़े वाले आर की बात करें तो ये तो 15/2 है, डायमीटर है ना 15, तो रेडियस 15/2 हो जाएगी। और छोटे वाले बॉल की बात करें तो 125 बॉल है, तो मैं अगर इसको 125 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या इसके बराबर हो जाएगा? अगर मैं इसको 125 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या इसके बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू है 15/2, यहाँ पे आर की वैल्यू मैं लिखता हूँ 4/3 पाई, यहाँ पे है 15/2 इंटू 15/2 इंटू 15/2, और यहाँ पे है 4/3 पाई। ये आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो आर क्यूब इंटू दिस इज़ लाइक 125। तो क्या कटेगा? तो 4/3 पाई पाई करके कट गया सब कुछ, और मेरे पास रह गया 125। तो 125 मतलब 5 के टेबल में 3 टाइम्स, तो ये 5 के टेबल में 25 टाइम्स, फिर 5 के टेबल में 3 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स, और ये 5 भी कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। यानी कि आर क्यूब इज इक्वल टू 3/2 क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू आ गई 3/2 होल क्यूब। तो मेरे को पता आर की वैल्यू कितनी आई? 3/2। छोटे वाले स्फेयर का रेडियस आया 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो जाता है 4πr²। सरफेस एरिया कहलाता है 4πr²। तो आपको यही वैल्यू बतानी है। तो मैं कह रहा कि 4 और ऑप्शन पाई में रखा गया है, देखो तो हम लिखते हैं 4 इंटू पाई, r² मतलब 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, 4 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 9 पाई। दिस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल स्फेयर। और इस तरीके से ये सेट पूरा ख़त्म होता है। करेक्ट। तो ऐसे हमने 20 के 20 सवाल आपको समझाएं। आपको समझ आए नहीं आए कमेंट करके बताएं। सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, राइट, सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। और भी देखते हैं कितना शिफ्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, क्या हो सकता है, राइट। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीडी एग्जामिनेशन और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, एनी टाइप ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन। बिकॉज ये क्या है ना कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए या फिर आपको आना चाहिए। तो इसलिए सारे के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें चैनल को, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट यू आर गिविंग टाइम, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और बहुत अच्छे से मेहनत करते रहें, ठीक है। Thank you and give whatever it takes. Thank you. Bye.